राधे कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। तो पिछली वीडियो में हम पढ़ रहे थे अमृतसर आ गया है कहानी। तो आज इस वीडियो में हम इस कहानी को पूरा करते हैं। चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं। रास्ते में ही रुक जाती तो डिब्बे के अंदर सन्नाटा और भी गहरा हो उठता। केवल पठान निश्चित बैठे थे। हाँ, उन्होंने भी बतियाना छोड़ दिया था क्योंकि उनकी बातचीत में कोई शामिल होने वाला नहीं था। धीरे धीरे पठान ऊँघने लगे, जबकि अन्य मुसाफिर फटी फटी आंखों से शून्य में देखे जा रहे थे। बुढ़िया मुंह सिर लपेटे टांगे सीट पर चढ़ाए बैठे बैठे सो गई थी। ऊपर वाली बर्थ पर एक पठान ने अधलेटे ही कुर्ते की जेब में से काले मनकों की तस्बीह निकाल ली और उसे धीरे धीरे हाथ में चलाने लगा। खिड़की के बाहर आकाश में चांद निकल आया और चांदनी में बाहर की दुनिया और भी अनिश्चित और भी अधिक रहस्यमयी हो उठी। किसी किसी वक्त दूर किसी और आग के शोले उठते नजर आते। कोई नगर जल रहा था। गाड़ी किसी वक्त चिंगारती हुई आगे बढ़ने लगती, फिर किसी वक्त उसकी रफ्तार धीमी पड़ जाती और मीलों तक धीमी रफ्तार से ही चलती रहती। सहसा सहसा दुबले बाबू खिड़की में से बाहर देखकर ऊंची आवाज में बोले, हरबंसपुरा निकल गया है। उसकी आवाज में उत्तेजना थी। वह जैसे चीख कर बोला था। डिब्बे के सभी लोग उसकी आवाज सुनकर चौंक गए। उसी वक्त डिब्बे के अधिकांश मुसाफिरों ने मानो उसकी आवाज को ही सुनकर करवट बदली। ओ बाबू, चिल्लाता क्यों है? तस्बीह वाला पठान चौंक कर बोला। इधर उतरेगा तुम, जंजीर खींचूं? और खी खी करके हंस दिया। जाहिर है वह हरबंसपुरा की स्थिति से अथवा उसके नाम से अनभिज्ञ था। बाबू ने कोई उत्तर नहीं दिया, केवल सिर हिला दिया और एक आध बार पठान की ओर देखकर फिर खिड़की के बाहर झांकने लगा। डब्बे में फिर मौन छा गया। तभी इंजन ने सीटी दी और उसकी एक रस रफ्तार टूट गई। थोड़ी देर बाद खटाक का सा शब्द भी हुआ। शायद गाड़ी ने लाइन बदली थी। बाबू ने झांककर उस दिशा में देखा जिस ओर गाड़ी बढ़ी जा रही थी। शहर आ गया है, वह फिर ऊंची आवाज में चिल्लाया। अमृतसर आ गया है, उसने फिर से कहा और उछलकर खड़ा हो गया और ऊपर वाली बर्थ पर लेटे पठान को संबोधित करके चिल्लाया, ओ बे पठान के बच्चे, नीचे उतर, तेरी माँ की नीचे उतर, तेरी उस पठान बनाने वाले की मैं। बाबू चिल्लाने लगा और चीख चीख कर गालियां बकने लगा था। तस्बीह वाले पठान ने करवट बदली और बाबू की ओर देखकर बोला, ओ क्या है बाबू, हमको कुछ बोला? बाबू को उत्तेजित देखकर अन्य मुसाफिर भी उठ बैठे। नीचे उतर, तेरी मैं हिंदू औरत को लात मारता है हरामजादे, तेरी उस। ओ बाबू, बक बकर नहीं करो। ओ खजीर के तुख्म, गाली मत बको। हमने बोल दिया, हम तुम्हारा जबान खींच लेगा। गाली देता है मादर, बाबू चिल्लाया और उछलकर सीट पर चढ़ गया। वह सिर से पांव तक कांप रहा था। बस बस, सरदार जी बोले, ये लड़ने की जगह नहीं है, थोड़ी देर का सफर बाकी है, आराम से बैठो। तेरी मैं लात ना तोड़ू तो कहना, गाड़ी तेरे बाप की है, बाबू चिल्लाया। ओ हमने क्या बोला, सभी लोग उसको निकालता था, हमने भी निकाला। ए इधर हमको गाली देता है, हम इसका जबान खींच लेगा। बुढ़िया बीच में फिर बोले उठी, वे जीण जोग्यो, आराम नाल बैठो, वे रब दिए बंदे हो, कुछ होश करो। उसके होंठ किसी प्रेत की तरह फड़फड़ाए जा रहे थे और उनमें से छीड़ सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। बाबू चिल्लाए जा रहा था, अपने घर में शेर बनता था, अब बोल, तेरी मैं उस पठान बनाने वाले की। तभी गाड़ी अमृतसर के प्लेटफॉर्म पर रुकी। प्लेटफॉर्म लोगों से खचाखच भरा था। प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग झांक झांक कर डिब्बे के अंदर देखने लगे। बार बार लोग एक ही सवाल पूछ रहे थे, पीछे क्या हुआ है, कहाँ पर दंगा हुआ है? खचाखच भरे प्लेटफॉर्म पर शायद इसी बात की चर्चा चल रही थी कि पीछे क्या हुआ है। प्लेटफॉर्म पर खड़े दो तीन खोमचे वाले पर मुसाफिर टूट पड़ रहे थे। सभी को सहसा भूख और प्यास परेशान करने लगी थी। इसी दौरान तीन चार पठान हमारे डिब्बे के बाहर प्रकट हो गए और खिड़की में से झांक झांक कर अंदर देखने लगे। अपने पठान साथियों पर नजर पड़ते ही वे उनसे पश्तो में कुछ बोलने लगे। मैंने घूम कर देखा, बाबू डिब्बे में नहीं था। ना जाने कब वह डिब्बे में से निकल गया था। मेरा माथा ठिनका, गुस्से में वह पागल हुआ जा रहा था, ना जाने क्या कर बैठे। और इस बीच डिब्बे के तीनों पठान अपनी अपनी गठरी उठाकर बाहर निकल गए और अपने पठान साथियों के साथ गाड़ी के अगले डिब्बे की ओर बढ़ गए। जो विभाजन पहले प्रत्येक डिब्बे के भीतर होता रहा था, अब सारी गाड़ी के स्तर पर होने लगा था।
खोमचे वालों के इर्द गिर्द भीड़ छटने लगी, लोग अपने अपने डिब्बे में लौटने लगे। तभी सहसा एक ओर से मुझे वह बाबू आता दिखाई दिया। उसका चेहरा अभी भी बहुत पीला था और माथे पर बालों की लट झूल रही थी। नजदीक पहुंचा तो मैंने देखा उसने अपने दाएं हाथ में लोहे की एक छड़ उठा रखी थी। जाने वह उसे कहाँ मिल गई थी। डिब्बे के में घुसते समय उसने छड़ को अपनी पीठ के पीछे कर लिया और मेरे साथ वाली सीट पर बैठने से पहले उसने हौले से छड़ को सीट के नीचे सरका दिया। सीट पर बैठते ही उसकी आंखें पठान को देख पाने के लिए ऊपर को उठी, पर डिब्बे में पठानों को ना पाकर वह हड़बड़ाकर चारों ओर देखने लगा। निकल गए हरामी मादर, सबके सब निकल गए। फिर वह सिटपिटाकर उठ खड़ा हुआ, चिल्लाकर बोला, तुमने उन्हें जाने क्यों दिया? तुम सब नामर्द हो, बुज़दिल। पर गाड़ी में भीड़ बहुत थी, बहुत से नए मुसाफिर आ गए थे। किसी ने उसकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। गाड़ी सरकने लगी तो वह फिर मेरी वाली सीट पर आ बैठा, पर वह बड़ा उत्तेजित था और बराबर बड़बड़ाए जा रहा था। धीरे धीरे हिचकोले खाती गाड़ी आगे बढ़ने लगी। डिब्बे में पुराने मुसाफिरों ने भरपेट पूरियां खा ली थी और पानी पी लिया था और गाड़ी उस इलाके में आगे बढ़ने लगी थी जहाँ उनके जान माल को खतरा नहीं था। नए मुसाफिर बतिया रहे थे। धीरे धीरे गाड़ी फिर समतल गति से चलने लगी थी। कुछ ही देर बाद लोग ऊँघने भी लगे थे, मगर बाबू अभी भी फटी फटी आंखों से सामने की ओर देखे जा रहा था। बार बार मुझसे पूछता कि पठान डिब्बे में से निकलकर किस ओर गए हैं। उसके सिर पर जुनून सवार था। गाड़ी के हिचकोले में मैं खुद ऊँघने लगा था। डिब्बे में लेट पाने के लिए जगह नहीं थी। बैठे बैठे ही नींद में मेरा सिर अभी एक ओर को लुढ़क जाता, कभी दूसरी ओर को। किसी किसी वक्त झटके से मेरी नींद टूटती और मुझे सामने की सीट पर अस्त व्यस्त से पड़े सरदार जी के खर्राटे सुनाई देते। अमृतसर पहुंचने के बाद सरदार जी फिर से सामने वाली सीट पर टांगे पसार कर लेट गए थे। डिब्बे में तरह तरह की आड़ी तिरछी मुद्राओं में मुसाफिर पड़े थे। उनकी विभत्स मुद्राओं को देखकर लगता डिब्बा लाशों से भरा है। पास बैठे बाबू पर नजर पड़ती तो कभी तो वह खिड़की के बाहर मुंह किए देख रहा होता, कभी दीवार से पीठ लगाए तनकर बैठा नजर आता। किसी किसी वक्त गाड़ी किसी स्टेशन पर रुकती तो पहाड़ियों की गड़गड़ाहट बंद होने पर निस्तब्धता सी छा जाती। तभी लगता जैसे प्लेटफॉर्म पर कुछ गिरा है, जैसे कोई मुसाफिर गाड़ी में से उतरा है और झटके से उठकर बैठ जाता। इसी तरह जब एक बार मेरी नींद टूटी तो गाड़ी की रफ्तार धीमी पड़ गई थी और डिब्बे में अंधेरा था। मैंने उसी तरह अधलेटे खिड़की में से बाहर देखा। दूर पीछे की ओर किसी स्टेशन से सिग्नल के लाल कुमकुमे चमक रहे थे। इस वजह गाड़ी को स्टेशन लाग कर आई थी, पर अभी तक उसने रफ्तार नहीं पकड़ी थी। डिब्बे के बाहर मुझे धीमे से अस्फुट स्वर सुनाई दिए। दूर ही एक धूमिल सा काला पुंज नजर आया। नींद की खुमारी में मेरी आंखें कुछ देर तक उस पर लगी रहीं, फिर मैंने उसे समझ पाने का विचार छोड़ दिया। डिब्बे के अंदर अंधेरा था, बत्तियां बुझी हुई थी, लेकिन बाहर लगता था पौ फटने वाली है। मेरी पीठ पीछे डिब्बे के बाहर किसी चीज़ को खरोंचने की सी आवाज़ आई। मैंने दरवाजे की ओर घूमकर देखा, डिब्बे का दरवाज़ा बंद था। मुझे फिर से दरवाज़ा खरोंचने की आवाज़ सुनाई दी। फिर मैंने साफ सुना लाठी से कोई डिब्बे का दरवाज़ा पटपटा रहा था। मैंने झाँक कर खिड़की के बाहर देखा। सचमुच एक आदमी डिब्बे की 2 सीढ़ियाँ चढ़ा आया था। उसके कंधे पर एक गठरी झूल रही थी और हाथ में लाठी थी। उसने बदरंग से कपड़े पहन रखे थे और उससे दाढ़ी भी थी। फिर मेरी नज़र बाहर नीचे की ओर आ गई। गाड़ी के साथ साथ एक औरत भागती चली आ रही थी नंगे पाँव, और उसने 2 गठरियाँ उठा रखी थी। बोझ के कारण उससे दौड़ा नहीं जा रहा था। डिब्बे के पायदान पर खड़ा आदमी बार बार उसे और मुड़कर देख रहा था और हंसता हुआ कहे जा रहा था, आजा आजा, तू भी चढ़ जा, आजा आजा। दरवाजे पर फिर से लाठी पटपटाने की आवाज़ आई। खोलो जी दरवाज़ा, खुदा के वास्ते दरवाज़ा खोलो। वह आदमी हाँफ रहा था, खुदा के लिए दरवाज़ा खोलो, मेरे साथ में औरत जात है, गाड़ी निकल जाएगी। सहसा मैंने देखा बाबू हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ और दरवाजे के पास जाकर दरवाजे में लगी खिड़की में से मुंह बाहर निकाल कर बोला, कौन है? इधर जगह नहीं है। बाहर खड़ा आदमी फिर गिड़गिड़ाने लगा, खुदा के वास्ते दरवाज़ा खोलो, गाड़ी निकल जाएगी। और वह आदमी खिड़की में से अपना हाथ अंदर डालकर दरवाज़ा खोल पाने के लिए सिटकनी टटोलने लगा। नहीं है जगह, बोल दिया, उतर जाओ गाड़ी पर से, बाबू चिल्लाया और उसी क्षण लपक कर दरवाज़ा खोल दिया। या अल्लाह, उस आदमी के अस्फुट से शब्द सुनाई दिए दरवाज़ा खुलने पर, जैसे उसने इत्मीनान की सांस ली हो। और उसी वक्त मैंने बाबू के हाथ में छड़ चमकते देखा। एक ही भरपूर वार बाबू ने उस मुसाफिर के सिर पर किया था। मैं देखते ही डर गया और मेरी टांगें लरस गई। मुझे लगा जैसे छड़ के वार का उस आदमी पर कोई असर नहीं हुआ। उसके दोनों हाथ अभी भी जोर से डंडर हरे को पकड़े हुए थे। कंधे पर से लटकती गठरी खिसक कर उसकी कोहनी पर आ गई थी।
तभी सहसा उसके चेहरे पर लहू की 2-3 धारें एक साथ फूट पड़ी। मुझे उसके खुले होंठ और चमकते दांत नजर आए। वह दो एक बार या अल्लाह बुदबुदाया, फिर उसके पैर लड़खड़ा गए। उसकी आंखों ने बाबू की ओर देखा, अधमुधी सी आंखें जो धीरे धीरे सिकुड़ती जा रही थी, मानो उसे पहचानने की कोशिश कर रही हो कि वह कौन है, उससे किस अदावत का बदला ले रहा है। इस बीच अंधेरा कुछ और छन गया था। उसके होंठ फिर से फड़फड़ाए और उनमें सफ़ेद दांत फिर से झलक उठे। मुझे लगा जैसे वह मुस्कुराया है, पर वास्तव में वह केवल क्षय के कारण ही होठों में बल पड़ने लगे थे। नीचे पटरी के साथ साथ भागती और बड़बड़ाए और कोसे जा रही थी। उसे अभी भी मालूम नहीं हो पाया था कि क्या हुआ है। वह अभी भी शायद यह समझ रही थी कि गठरी के कारण उसका पति गाड़ी पर ठीक तरह से चढ़ नहीं पा रहा है, कि उसका पैर जम नहीं पा रहा है। वह गाड़ी के साथ साथ भागती हुई अपनी 2 गठरियों के बावजूद अपने पति के पैर पकड़कर सीढ़ी पर टिकाने की कोशिश कर रही थी। तभी सहसा डंडहरे से उस आदमी के दोनों हाथ छूट गए और वह कटे पेड़ की भांति नीचे जा गिरा। और उसके गिरते ही औरत ने भागना बंद कर दिया, मानो दोनों का सफ़र एक साथ ही खत्म हो गया हो। बाबू अभी भी मेरे निकट डिब्बे के खुले दरवाजे में बुत का बुत बना खड़ा था। लोहे की छड़ अभी भी उसके हाथ में थी। मुझे लगा जैसे वह छड़ को फेंक देना चाहता है, लेकिन उसे फेंक नहीं पा रहा। उसका हाथ जैसे उठ नहीं रहा था। मेरी सांस अभी भी फूली हुई थी और डिब्बे के अंधेरे कोने में मैं खिड़की के साथ सट कर बैठा उसकी ओर देखे जा रहा था। फिर वह आदमी खड़े खड़े हिला। किसी अज्ञात प्रेरणावश वह एकदम आगे बढ़ गया और दरवाजे में से बाहर पीछे की ओर देखने लगा। गाड़ी आगे निकलती जा रही थी। दूर पटरी के किनारे अंधियारा पुंसा नजर आ रहा था। बाबू का शरीर हरकत में आया। एक झटके में उसने छड़ को डिब्बे से बाहर फेंक दिया, फिर घूम कर डिब्बे के अंदर दाएं बाएं देखने लगा। सभी मुसाफिर सोए पड़े थे। मेरी ओर उसकी नज़र नहीं उठी। थोड़ी देर तक वह खड़ा हो डोलता रहा, फिर उसने घूम कर दरवाज़ा बंद कर दिया। उसने ध्यान से अपने कपड़ों की ओर देखा, अपने दोनों हाथों की ओर देखा, फिर एक एक करके अपने दोनों हाथों को नाक के पास ले जाकर उन्हें सूंघा, मानो जानना चाहता हो कि उसके हाथों से खून की बू तो नहीं आ रही। फिर वह दबे पांव चलता हुआ आया और मेरी बगल वाली सीट पर बैठ गया। धीरे धीरे झुटपुटा झटने लगा। दिन खुलने लगा। साफ सुथरी सी रोशनी चारों ओर फैलने लगी। किसी ने जंजीर खींचकर गाड़ी को खड़ा नहीं किया था। छड़ खाकर गिरी उसकी देह मीलों पीछे छूट चुकी थी। सामने गेहूं के खेतों में फिर से हल्की हल्की लहरियां उठने लगी थी। सरदार जी बदन खुजलाते उठ बैठे। मेरी बगल में बैठा बाबू दोनों हाथ सिर के पीछे रखे सामने की ओर देखे जा रहा था। रात भर में उसके चेहरे पर दाढ़ी के छोटे छोटे बाल उगाए थे। अपने सामने बैठा देखकर सरदार उसके साथ बतियाने लगा। बड़े जीवट वाले हो बाबू, दुबले पतले हो पर बड़े गुर्दे वाले हो। बड़ी हिम्मत दिखाई है तुमने। तुमसे डरकर ही वे पठान डिब्बे में से निकल गए। यहाँ बने रहते तो एक ना एक की खोपड़ी तुम जरूर दुरुस्त कर देते। और सरदार जी हंसने लगे। बाबू जवाब में मुस्कुराया, एक विविध सी मुस्कान, और देर तक सरदार जी के चेहरे की ओर देखता रहा। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।